Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will tell you about the resources which has helped me to score 360 on 360 in ReNEET Biology 2026 and also 355 in NEET 2026 which got cancelled. So चलिए देखते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो विदाउट एनसीईआरटी तो भूल ही जाओ कि नीट में बढ़िया स्कोर आ जाएगा। इट इज़ अ इम्पॉसिबल टास्क। सो सबसे पहले ये मेरे पास एनसीईआरटी है, ये मेरी होगी 11th की एनसीईआरटी, ये होगी मेरे पास 12th की एनसीईआरटी, राइट। तो सबसे पहले आपका जो प्राइमरी फोकस है वो आपका एनसीईआरटी ही रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए 94-95% आपका जो एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही होगा। सो हम देखते हैं कि जो चैप्टर्स हैं हमारे 11th के 12th के, तो बेसिकली कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप में उसको नोट्स से करने की भी नीड पड़ जाएगी। तो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी हमारा एनसीईआरटी ही रहेगा, जिसके हमें नोट्स को छूना तक नहीं है, वो वाले चैप्टर्स को हम रेड से मार्क करेंगे, और जिसमें हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे उनको हम ब्लू से मार्क करेंगे, राइट। सो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड का आपको नोट्स नहीं करने, यू हैव टू डू ओनली इट्स एनसीईआरटी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेम, यू हैव टू डू एनसीईआरटी ओनली। प्लांट किंगडम यू हैव टू डू एनसीईआरटी ओनली, बट द टॉपिक लाइक लाइफ साइकिल, ये आप थोड़ा सा बाहर से नोट्स बना लोगे, मतलब कि बाहर से इन द सेंस कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब आप उसको कुछ भी शॉर्ट टाइप में लिखिए अपने नोट्स में, ताकि आप कभी भी 1-2 महीने बाद या 10-15 दिन बाद कभी भी आप अपने नोट्स देखो तो आपको नोट्स देखते ही जो आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखा था वो आप एकदम से याद में आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप नोट्स बना सकते हो। बाकी हाँ, जो डिस्क्रिप्शन है कि भाई कौन सी एल्गी में क्या पिगमेंट होता है, ब्रायोफाइट का काम क्या होता है, इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस, टेरिडोफाइट किस चीज़ में यूज़ होता है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स, डायग्राम, ये सब आपको एनसीईआरटी से ही करना है, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। एनिमल किंगडम, ये आपस में ही एनिमल किंगडम देखिए जो चैप्टर है उसमें आप अंदर ही एनसीईआरटी के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं और उसके काफ़ी फर्टिलाइजेशन और डाइजेशन टाइप दिया हुआ है, तो इससे बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसकी आप एनसीईआरटी करोगे। मोर्फो एनसीईआरटी करोगे, लेकिन कुछ जो बेसिकली नई फैमिलीज़ ऐड की हुई हैं, लाइक एस्ट्रेसी हो गया, ठीक है, ये वाली जो फैमिलीज़ हैं, 3-4 फैमिलीज़ हैं, ये आप थोड़ा सा इनकी बेसिक पढ़ोगे। ज़्यादा डिटेल आपको इसका भी नहीं करना, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो इसका भी आपको ऊपर से देख लेना है। लेकिन हाँ, जैसे कि अब चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ मालवेसी फैमिली में आता है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी में जहाँ चाइना रोज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वहाँ मालवेसी भी उसकी जगह लिखा आ सकता है ऑप्शन में। तो इसलिए आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि ये चीज़ आप ठीक कर लो, ठीक है। इसको आप एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं बोलोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ही कहीं ना कहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें 5% बाहर जाने में कोई बुरी बात नहीं है। एनाटमी ऑब्वियसली यू हैव टू डू द एनसीईआरटी ओनली, स्पेशली द लेबलिंग पार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो एनाटमी में आप एनसीईआरटी पे ही रहोगे, उसके डायग्राम्स थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, और बाकी उसमें जो डिलीटेड टॉपिक है वो करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं आएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आता है फ्रॉग, कॉकरोच और टिश्यूज़। इनका टिश्यूज़ का जो बेसिकली एग्जांपल्स है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियो में आगे कवर होता है, ठीक है। और जो फ्रॉग हो गया, कॉकरोच हो गया, ये आपको एनसीईआरटी से करना है, इसके भी नोट्स आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एनसीईआरटी करनी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, जैसे कि मैं बताऊँ तो मेरे को सीलिया फ्लैजिला और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगता था, मतलब मुश्किल इन द सेंस कन्फ्यूजिंग लगता था कि मेरे क्वेश्चन जैसे गलत होते थे,
तो वो चीज़ आप अपने कहीं ना कहीं एक नोट्स में लिख सकते हो, अपनी एक कॉपी में शॉर्ट में लिख सकते हो, जिससे आपको समझ आ जाए। याद रखना, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि दुनिया को ना समझ आए लेकिन आपको उसको देखते ही समझ आ जाए, चाहे आप बेशक एक पेज में पूरा चैप्टर पूरा कर दो। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, हाँ भाई थोड़ा बहुत इसके नोट्स कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है सेम चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी आएगा तो आपको वहाँ पे हेल्प करेगा, चीज़ें सेम है। तो इसकी एनसीईआरटी करनी है, लेकिन आप इसके नोट्स थोड़ा बहुत, चार्जेफ रूल हो गया, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गया, और डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, ये चीज़ें आप थोड़ी सी लिख सकते हो कहीं ना कहीं, ताकि आपको बार बार पूरी एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े और आप शॉर्ट पॉइंट्स देखो तो आपको सब चीज़ें ध्यान में आ जाए। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न ऑब्वियसली एनसीईआरटी करनी है, लेकिन साथ साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जैसे कि जैसे कोई एक सेल दे दिया कि भाई ये इतने मिनट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये बताना है कि एक कप पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा इस सेल को। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए इसका थोड़ा सा क्वेश्चंस आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स कि भाई कौन कौन सी टाइप हो सकती है, या फिर कि जैसे कुछ प्रोडक्ट है कि भाई इतने सेल्स बनाने हैं तो कितनी मियोसिस की रिक्वायरमेंट है या कितनी माइटोसिस की रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी बाहर देख सकते हो। अगली चीज़ है हमारी प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो में ये दोनों चैप्टर्स भाई नोट्स इसका ज़रूर करने हैं, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर आपने इसका नोट्स कर लिए तो आपको इसकी एनसीईआरटी एक बार पढ़ते ही सारी याद भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी बनने लग जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को देनी है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी है वो नोट्स रहनी चाहिए। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर आता है मेरा प्लांट फिजियो का। इसमें आपको नोट्स ही करने हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स हो गए, ठीक है, और ग्रोथ टाइप हो गया, अरिथमेटिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ और उसके एग्जाम्पल्स, प्लास्टिसिटी, ये सब आपका एनसीईआरटी से एक पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, तो इसका एनसीईआरटी ही करनी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ह्यूमन फिजियो। ह्यूमन फिजियो में आप थोड़ा सा बाहर जाओगे, क्योंकि इसके नोट्स थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें भी सेम चीज़ है प्लांट फिजियो की तरह कि अगर आपने इसके नोट्स कर लिए तो आपको एनसीईआरटी इसकी एक बार पढ़ते ही आ जाएगी। तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी आप इसके भी एनसीईआरटी को सेकंड प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इसमें नोट्स ही रहनी चाहिए, राइट। तो अब आती है मेरे पास 12th की बायोलॉजी। 12th की बायो में सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली एनसीईआरटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी, लेकिन इसके थोड़े से डायग्राम्स आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे कि डायग्राम्स में लेबलिंग है, लेबलिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें सारी नहीं दी हुई, लेकिन उसके ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपने नीट 2026 में क्वेश्चन आया हुआ था फर्टिलाइजेशन के ऊपर कि कैसे कैसे कौन कौन से लेयर पास करते हुए फाइनली वो ओवम के पास जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत डायग्राम की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। और इसके आपने देखे होंगे तो इसका क्वेश्चंस भी अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी एक आधा क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली मेन थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बाहर आता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑब्वियसली एनसीईआरटी, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। अगला आता है मेरे पास राइट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ब्रो, यू हैव टू डू इट फ्रॉम नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोलिकुलर बायोसिस में इतना डाटा है लास्ट में कि आप भूल जाओगे, तो उसको कहीं पेज पे लिख के चिपका लो, या आप उसको डेली एटलीस्ट 10 मिनट दे दो, ताकि वो चीज़ें आपकी आँख से निकल जाए। क्योंकि अगर आपसे थोड़े से डिस्टेंस पे जिन चीज़ों को आपको रट्टा मारना होता है ना, अगर वो आपको थोड़ा सा गैप बन जाए उसमें, तो वो आप ऑटोमेटिकली उसको भूलते चले जाओगे, और जब भी आप उसको 10-15 दिन बाद अगर पढ़ोगे तो आपको फिर से दोबारा चैप्टर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद नहीं आएगा ऐसे। तो इसलिए इसका भी फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स ही है। इसका ये है कि आप एनसीईआरटी जो है इसकी बेसिकली प्रिंसिपल वाले की, तो आप एक बार पढ़ लो वही काफ़ी है, हद है वो। लेकिन जो लास्ट के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो स्टार्टिंग में है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनमें आपको कोई एनसीईआरटी की ऐसा ज़रूरत नहीं है।
इसमें आपको बस एक बार आँखों से निकालनी है और उसके बाद आपका चीज़ें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो इसका जेनेटिक्स का तो यार ऐसे ही है। इवोल्यूशन में हाँ भाई एनसीईआरटी करनी है, तो इसकी तो एनसीईआरटी, क्योंकि इसके एग्जांपल्स पूछते हैं या फिर कौन सी थ्योरीज किसने दी है, किसने डिस्प्रूव करी है, और जो ह्यूमन का इवोल्यूशन दिया हो उसका ईयर पूछ लेगा, या फिर क्रेनियल कैपेसिटी पूछ लेगा, या उसके कोई फीचर्स पूछ लेगा, तो इसकी एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन हेल्थ में एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है इसकी भी, क्योंकि जितने भी जो डिसीज़ेस दिए हुए हैं जैसे टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, इन सब का मतलब एजेंट पूछ लेगा या फिर उसका सिम्टम्स पूछ लेगा, लेकिन वो जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी एनसीईआरटी से ही होंगी, लाइन बाय लाइन होंगी। उसमें एग्जाम्पल्स में इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको लगेगा कि चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप अगर देखोगे अपनी बुक को तो आपको माइंड से आंसर पाएगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक टॉपिक है इसका भी, इम्यूनिटी वाला, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भाई जैसे कोई भी जैसे दे दिया कि टेटनस इंजेक्शन है, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ओबियसली भाई एनसीईआरटी। बायोटेक मैं फिर कहूँगी कि बायोटेक भी आप नोट्स से ही करिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके नोट्स होनी चाहिए। अगर आपको नोट्स आ गए तो आपकी एनसीईआरटी अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इकोलॉजी एनी डे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अलावा इसका कुछ नहीं पढ़ना आपको बाहर से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जो एक आधी चीज़ें दी हुई हैं बाहर से, एक दो टॉपिक्स, वो आप बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसको भी ज़्यादा डीप मत पढ़ना, क्योंकि एट द एंड चीज़ें आएंगी ही एनसीईआरटी से। मैं फिर ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप देख लेना हर साल का यही ट्रेंड होता है, चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी से ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे छिपी होती है कि हमें लगता है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, तो हमारे ये टॉपिक्स हो गए। फाइनली एक बार देख लेते हैं हम दोबारा। लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फो, एनाटमी, स्ट्रक्चरल, these are all you have to do it from NCERT only. Plant growth and development NCERT, right? Chemical coordination and integration NCERT, because hormones के जो फीचर्स दिए हुए हैं वो जैसे पूछ लेगा कि आरबीसी फॉर्मेशन में कौन कौन से हॉर्मोन्स मतलब फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं एनसीईआरटी में ही, तीनों दिए होंगे एग्जाम्पल्स, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि आपको अगर ढंग से एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी तो आपसे वो नहीं बनने वाला। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एनसीईआरटी, इवोल्यूशन एनसीईआरटी, ह्यूमन हेल्थ एनसीईआरटी, माइक्रोब्स एनसीईआरटी, इकोलॉजी एनसीईआरटी, राइट। बचे हुए टॉपिक्स आप थोड़ी बहुत बाहर की नॉलेज ज़रूर ले लेना, कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स और सेल में भी आप एनसीईआरटी कर लेना यार, क्योंकि इसमें भी नहीं पूछते बाहर की। तीसरी चीज़ एक सब बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई मेरे से अगर तुम पूछो, मैंने कोई कोचिंग का मॉड्यूल नहीं लगाया क्वेश्चन प्रैक्टिस का बायो के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेसिकली बाहर के क्वेश्चंस होते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, और जो एनसीईआरटी के होंगे उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज अगर आप देखोगे ना तो आप वो क्वेश्चन, बेशक आपने वो चैप्टर पढ़े महीने हो गए, लेकिन आप वो ऑप्शन देखते हैं आप आंसर ढूंढ लोगे। इसलिए वैसे एमसीक्यू बेकार है प्रैक्टिस करना। लेकिन हाँ भाई, मैंने एक बुक ज़रूर यूज़ करी थी, वो थी आकाश की नो योर एनसीईआरटी, 11 बॉटनी की भी और जोलॉजी की भी। इसमें मेरे पास सबसे पहले तो थे ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, सेकंड मेरे पास थे इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस के, जैसे स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं तो उसमें से बताना कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से गलत है, या फिर कौन सी स्टेटमेंट जैसे कि टाइफाइड के रिलेटेड है या कौन सी अमीबियासिस के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे इसमें। तीसरी चीज़ AR के क्वेश्चंस यानी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, ये भी सबको पता है कितने इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 3 तरह के क्वेश्चंस है ना, अगर तुमने इसमें बढ़िया पकड़ बना ली तो आपके MCQ कोई नहीं रोक सकता और आप
हद मार के 15 सेकंड में तो कर ही ले जाओगे एमसीक्यूज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए नॉर्मल एमसीक्यूज करने की बजाय आप ये वाले अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप ज़रूर करना। आप और एक चीज़ है, जैसे आपने आज मान लो पढ़ा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, अगर आप इसके आज क्वेश्चन लगाओगे ना तो आज तो आपसे बनेंगे ही, आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप इस चैप्टर को 2-3 दिन बाद लगाना, उस दिन लगा के फिर जो आपके क्वेश्चंस गलत हो आपको वो टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है। याद रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, उससे आपको बिल्कुल आपकी शॉर्ट मेमोरी बनेगी, आपको लगेगा आपको चीज़ें याद हैं, आप 10-15 दिन बाद फिर भूल जाओगे। इसलिए आपको शॉर्ट मेमोरी बनाने की बजाय लॉन्ग मेमोरी बनाने पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बुक की बात कर ली, इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट, ये एक बहुत अंडररेटेड चीज़ बना रखी है लोगों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। अगर तुमने बायो की मान लो 100 मॉक टेस्ट लगा लिए ना, तो तुम ये मान के चलो कि तुम एटलीस्ट 90% नहीं तो 95% एनसीईआरटी तुम पूरी कर चुके हो। और एक चीज़ और होती है, हमारा दिमाग जो है ना वो गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद करता है। तो आप जितना क्वेश्चंस गलत करोगे ना वो चीज़ें आपको बाद तक याद रहेगी कि भाई मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था, ये मैंने इस टेस्ट में गलत किया था, ठीक है। तो वो आप ज़्यादा दिनों तक याद रखोगे। और याद रखना एट द एंड आपको चीज़ें एक साथ इकट्ठा करनी है, आप सिंगल चैप्टर्स नहीं तैयार कर सकते। आपको लगातार जितने भी आपके 30-32 चैप्टर्स हैं आपको सबको एक साथ कंप्रेस करना ही है, तभी आप नीट में जाओगे। नीट में आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैंने ये 2 चैप्टर्स बहुत बढ़िया कर लिए, 3 चैप्टर्स मेरे वीक हैं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, आपके हर चैप्टर्स बराबर होने चाहिए, सब पे आपकी बढ़िया सी ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप बढ़िया परफेक्ट स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम दोबारा से चीज़ें कंपाइल कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एनसीईआरटी मेन फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने देखा नोट्स सिर्फ किसी चैप्टर्स के सबके नहीं करने हमें, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चैप्टर के हमारे नोट्स होने चाहिए। अगर जिस चैप्टर के आप नोट्स कर रहे हो उसके बाद आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। तीसरी चीज़ असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट और ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। या फिर कोई फिलअप वाले, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे ना फिल इन द ब्लैंक्स, वो वाले क्वेश्चंस हैं तो वो भी आपको एनसीईआरटी की लाइन्स रटवा ही देंगे, ठीक है। चौथी चीज़ मॉक टेस्ट, ये अगर आपने चारों चीज़ें कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता परफेक्ट स्कोर लाने में। आपके फुल में से फुल मार्क्स आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और एक बात याद रखना, स्टार्टिंग में चैप्टर्स आसान होंगे तो आपको लगेगा कि मैं इसकी ये बुक भी कर लेता हूँ, ये बुक भी कर लेता हूँ, ये बुक भी कर लेता हूँ, पर याद रखना कि आपको पूरा सिलेबस करना है, आपको स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग नहीं करने। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बजाय हर चैप्टर को ठीक करो और उस पर जो चीज़ें ज़्यादा मत करो, जितनी हैं उस पर ही स्टिक रहो। ज़्यादा एक्स्ट्रा की तरफ भागोगे तो लास्ट के चैप्टर्स में तुम अपने आप लूज़ कर जाओगे, तुम उन पर नहीं ग्रिप बना पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने हर चैप्टर्स को बराबर इम्पोर्टेंस दे दी ना तो आपका परफेक्ट स्कोर में कोई भी नहीं रोक सकता, ये आपकी पक्का बात है। और एक बात याद रखना, बायो में जितना स्कोर करोगे ओवरऑल वो मार्क्स उतने ज़्यादा ही इंक्रीज़ करेंगे। और अगर पेपर मुश्किल हुआ तो बायो ही हेल्प करेगी, और अगर इजी हुआ तो तीनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी होनी चाहिए, इक्वल तुम्हारे तीनों चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इसलिए तभी तुम इजी पेपर में स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर पेपर हार्ड हुआ तो तुम्हारी बायो पे कितने अच्छे मार्क्स हैं
वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि 100-120 नंबर तुम फिज़िक्स में ले आओगे, केमिस्ट्री में तुम 130-140 ले आओगे, तो अगर तुम्हारे बायो में इतने हुए तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली नंबर बहुत ज़्यादा चले जाएंगे और जिससे तुम्हारी रैंक भी अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए बायो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लेकिन साथ में याद रखना, बायो जितनी बढ़िया होगी फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए उतना टाइम मिलेगा, प्लस में तुम्हें फिज़िक्स केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, डेली उसके भी 50 क्वेश्चंस तो लगाओ ही लगाओ, ठीक है। अभी से क्वेश्चंस लगाओगे, लास्ट तक आदत पड़ जाएगी और मज़े भी आने लग जाएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आपको आगे जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट में बता देना, हम उसी टॉपिक पे वीडियोस बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।